हाय गाइस, मेरा नाम है गुलजार एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में। सोशल डिफरेंसेस जो कि कास्ट के फ्रेमवर्क के अंदर थे और कास्ट के फ्रेमवर्क से बाहर भी कुछ सोशल डिफरेंसेस थे, उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है कास्ट, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत तो फैमिलियर हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सोशल कैटेगरीज हैं हमारी सोसाइटी में, उनको हम हायरार्किकली ऑर्डर करें, यानी कि उनको एक क्रम से लगाएं। जैसे सबसे ऊपर सबसे ऊंची जाति, फिर उससे नीची जाति, फिर उससे नीची जाति। तो इस तरह से एक हायरार्की हम डेवलप करें। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है कास्ट। तो एंशिएंट इंडिया में बेसिकली ना 4 टाइप की जो सोशल कैटेगरी हैं, इनको बनाया गया था। तो ये जो ऑर्डर है, ये जो 4 टाइप का जो ऑर्डर है, ये धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इन चारों कैटेगरी में कौन होते थे? एक होते थे ब्राह्मण, दूसरे होते थे क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है, इन चारों कैटेगरी को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये जो 4 सोशल कैटेगरीज बनाई गई, इसे बोला गया वर्ण सिस्टम। ठीक है, वर्ण मतलब वर्ण करना, वर्ण यानी कि चूज करना। क्या चूज करना? अपना कोई ऑक्यूपेशन। जो इंसान जैसा काम करना चाह रहा है वो चूज कर लेता है। ठीक है, और उसके काम के बेसिस पर ही उसको एक पर्टिकुलर वर्ण में डाल दिया जाता था। जैसे कोई वेद पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, वेदों का ज्ञानी है, तो उसे ब्राह्मण में डाल दिया जाता था। कोई लड़ाई करता है तो उसे क्षत्रिय में डाल दिया जाता था। ट्रेडिंग करता है उसे वैश्य में डाल दिया जाता था। एंड जो साफ सफाई का काम करते थे वो शूद्रास कहलाते थे। ठीक है, तो पहले ये जो सिस्टम था ना, वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर था, लेकिन बाद में जाके इसको बाय बर्थ कर दिया गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, इस तरीके से। तो जो ब्राह्मण्स थे ना, वो इस ऑर्डर को क्या बताते थे? वो कहते थे कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, यानी कि ये जो वर्ण सिस्टम है ना, ये भगवान ने बनाया है। अब भगवान से ये कैसे बना है वो जरा समझ लेते हैं। तो जो भगवान थे ब्रह्मा, ठीक है, कहा जाता है कि ब्रह्म के मुंह से कौन बने हैं? उनके माउथ से बने हैं ब्राह्मण। ठीक है, ब्रह्म की आर्म्स से कौन बने हैं? उनकी जो भुजाएं हैं उनसे बने हैं क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय वॉर वगैरह करते हैं तो ताकतवर होते हैं। ब्रह्मा की थाइस से, उनकी थाइस से बने हैं वैश्य। ठीक है, और ब्रह्मा के फीट से यानी कि पैरों से कौन बने हैं? पैरों से बने हैं शूद्र। ठीक है, तो इस तरह से ब्रह्मा से ओरिजिनेट करके ये चारों कैटेगरी जो हैं उनको बता दिया गया और इसीलिए इसे डिवाइनली ऑर्डर कहा गया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था, इसमें ब्राह्मण जो थे वो पहले नंबर पे थे, जैसा कि हमने अभी देखा। और जो शूद्रास थे, शूद्रास को अनटचेबल्स भी बोला जाता था। अनटचेबल मतलब अगर इन्होंने हमें छू लिया तो हम अपवित्र हो गए, उन्हें बोला जाता था अनटचेबल्स। ठीक है, तो ये जो शूद्र और अनटचेबल थे, ये बिल्कुल बॉटम पर थे। ये जो सोशल ऑर्डर था, जो वर्ण सिस्टम था, उसमें सबसे नीचे कौन थे? शूद्रास थे। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो वर्ण सिस्टम है उसमें स्टार्टिंग में ऑक्यूपेशन के बेसिस पर कैटेगरी बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये बाय बर्थ कर दिया गया, यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा। उन्हें जन्म से ही वो सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, वो खुद से चूज नहीं कर सकते हैं अपना कोई भी काम। तो अब यही देखते हैं कि इन चारों कैटेगरीज की ऑक्यूपेशन क्या हुआ करती थी। तो जो धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास हैं, उनमें उन 4 कैटेगरीज के बारे में मेंशन किया गया है। उसके साथ ही साथ उनकी आइडियल ऑक्यूपेशंस क्या होंगी वो भी मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी ब्राह्मण की। ब्राह्मण क्या काम करते थे? ब्राह्मण का काम था ये वेदास की स्टडी करेंगे और वेदास को टीच भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म भी करवा सकते हैं, यानी कि जो यज्ञ वगैरह होता था ना, ये खुद भी कर सकते हैं और अलग अलग घरों में जाकर वहां पर भी यज्ञ वगैरह करवा सकते हैं। उसके अलावा ये गिफ्ट्स को दे सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी कि अगर इन्हें कोई डोनेशन वगैरह करनी है तो वो ये कर सकते हैं, और ब्राह्मण्स को गिफ्ट मिलते भी थे। तो ये सारे काम थे ब्राह्मण के। नेक्स्ट थे क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था? ये वॉरफेयर करते थे, युद्ध वगैरह जो होता था। इसके अलावा जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें सिक्योरिटी देते थे और जस्टिस प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा जो ब्राह्मण का काम था वेदास की स्टडी करना, तो वेद को स्टडी करने का राइट क्षत्रियास को भी था, और क्षत्रिय सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करवा सकते थे और दान वगैरह भी देते थे ये। अगली जो कैटेगरी है वो है वैश्यास की। वैश्यास भी वेद की स्टडी कर सकते थे,
सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करवा सकते थे, यज्ञ वगैरह करवा सकते थे, दान दक्षिणा भी दे सकते थे। इसके साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर करते थे, पास्टोरलिज्म करते थे, यानी कि जानवरों को पालते थे, और ट्रेड भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर सामान खरीदना बेचना, ये सब काम होता था वैश्यों का। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को एक कॉमन राइट था, एक तो वेदास की स्टडी करना, ठीक है, उसके अलावा सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाना, उसके अलावा दान दक्षिणा देना, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जो शूद्रास हैं, उनके पास में ये राइट नहीं था। शूद्रास वेद की स्टडी नहीं कर सकते थे, कोई यज्ञ नहीं परफॉर्म करवा सकते थे, ना ही कोई दान दक्षिणा दे सकते थे। इनका काम सिर्फ एक था, जो शुरुआत के 3 हायर वर्णास थे उनको सर्व करना। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का सारा काम शूद्रास करते थे, ठीक है। उनके मोहल्ले की साफ सफाई ये करते थे, नाली वगैरह साफ करने का काम इनका रहता था। तो एक तरह से शूद्रों का भी इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था, क्योंकि अगर कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऐसी नहीं होगी जो साफ सफाई ना करे तो क्या होगा, सोसाइटी में गंदगी फैलेगी, है ना। तो इनका एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था। अब ये चारों वर्णों के बारे में हमने पढ़ लिया, तो हमने क्या देखा, इनके सबके कुछ अलग अलग काम थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने इन नॉर्म्स को, ये जो काम इनके चलते आ रहे थे, इनको एनफोर्स करने के लिए 2 से 3 स्ट्रेटजीज अपनाई। पहली स्ट्रेटजी हमने देखी कि वर्ण ऑर्डर को उन्होंने डिवाइन ओरिजिन का बता दिया, यानी कि ये जो 4 वर्ण हैं ये ब्रह्मा से निकले हैं, ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं ब्राह्मण, उनकी आर्म्स से निकले हैं क्षत्रिय, उनकी थाई यानी कि उनकी जांग से निकले हैं वैश्य, और उनके पैरों से निकले हैं शूद्र। तो इसीलिए शूद्र को नीचा बताया गया, सबसे लास्ट में रखा गया। दूसरी इनकी स्ट्रेटजी थी कि ये किंग को एडवाइस करते थे कि ये जो नॉर्म्स हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के काम के, ये इनके किंगडम्स के अंदर में फॉलो किए जाएं। अब किंगडम के अंदर फॉलो करवाने के लिए ब्राह्मण हर एक इंसान से तो कहेगा नहीं जा जाकर, और कहेगा भी तो लोग जो है वो क्वेश्चनिंग करेंगे कि क्यों तुम हमसे ये सारे काम करने के लिए कह रहे हो, क्यों ये बाय बर्थ करने के लिए कह रहे हो, लोग नहीं मानेंगे ब्राह्मण की बात। इसीलिए ब्राह्मण किंग से कहता है कि ये सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इनको तुम अपने किंगडम में फॉलो करवाओ। और तीसरी इनकी स्ट्रेटजी थी लोगों को इस चीज के लिए मनाना कि इनका जो स्टेटस है ना वो बाय बर्थ डिटरमाइंड है, यानी कि बाय बर्थ ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। तो ये जो स्टेटस हैं वो बाय बर्थ होंगे, इसके लिए इन्होंने लोगों को मनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जाकर ये सिस्टम बाय बर्थ भी हो गया। तो लोगों को मनाना इतना आसान नहीं था। अगर जा जाकर हम कहेंगे कि इस सिस्टम को बाय बर्थ करो तो लोग आसानी से नहीं मानेंगे ना। तो इसीलिए जो प्रिस्क्रिप्शंस थी, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन थे, जो क्राइटेरिया थे इन वर्ण सिस्टम के, उनको क्या किया गया, उनको रीइंफोर्स किया गया। महाभारत में स्टोरीज लिखी गई इसके बारे में, वर्ण सिस्टम के बारे में, कि ये जो है वो बाय बर्थ हो जाए तो इससे काफी ज्यादा फायदे होंगे। अदर टेक्स्ट में भी कुछ स्टोरीज लिखी गई जिसमें ये बताया गया, और धीरे धीरे करके लोग इसे मानते चले गए और वर्ण सिस्टम बाय बर्थ हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, जो है नॉन क्षत्रिय किंग्स। हमने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कैटेगरीज देखी, जिनमें जो क्षत्रिय थे वो वॉर वगैरह करते थे, है ना। जो वॉर करेगा वो कौन होता था, यानी कि ज्यादातर ये किंग होंगे। तो जो शास्त्राज हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ क्षत्रियाज ही किंग बन सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय ही लड़ाई करते हैं इसीलिए। लेकिन हमने हिस्ट्री में ये देखा है कि कई ऐसी रूलिंग लीनिएजेस थी जो कि डिफरेंट ओरिजिन की थी, यानी कि जो क्षत्रिय नहीं थी, या जो इस वर्ण सिस्टम से थी ही नहीं। तो हम अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें तो जो मौर्याज है ना, उनका सोशल बैकग्राउंड हॉटली डिबेटेड है, क्योंकि हमें नहीं पता है, हम श्योर नहीं है कि इनकी सोशल कैटेगरी क्या थी मौर्याज की। और मौर्यन एम्पायर जो था वो एक लार्ज एम्पायर था, पैन इंडिया पर इन्होंने रूल किया था। जो यहाँ पर प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, साउथ इंडिया और प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरे इंडिया पर इन्होंने जो है वो राज किया था, लगभग 325 से 260 बीसीई तक, ठीक है। इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, राइट। तो मौर्यास के बारे में जो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट आते हैं, क्योंकि एक और रिलीजन निकल कर आता है, जब ये वर्ण सिस्टम था, जब ये बाय बर्थ हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती हैं तो नई नई आइडियोलॉजीज निकल कर आती हैं, जिसमें अलग अलग रिलीजन भी निकल कर आते हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसमें भी कुछ टेक्स्ट लिखे गए होंगे ना, तो वो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो ये बताते हैं कि मौर्यास क्षत्रिय ही थे, लेकिन जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं वो मौर्यास को लो ओरिजिन का बताते हैं,
यानी कि हो सकता है या तो वो शूद्र हो या वर्ण सिस्टम से बिलोंग ना करते हों। इसके अलावा मौर्यास के बाद में शुंगास और कण्वास आते हैं। यानी कि जब मौर्य एम्पायर खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद में आते हैं शुंग, और शुंग के बाद में आते हैं कण्व। ठीक है, तो शुंगास और कण्वास को ब्राह्मण माना जाता है। अब ये जो शुंग एम्पायर था वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा फैला हुआ था ये, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था, पूरे इंडिया में जो फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक गया था जो, वो सिमट कर सिर्फ इतने एरिया में ही रह गया। ठीक है, तो जो शुंग एम्पायर था ना, वो लगभग 180 BCE के टाइम पीरियड में था। इसके बाद में आती है कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी जो थी उसका एरिया था इतना बड़ा। ठीक है, ये और छोटा हो जाता है। तो इसका टाइम पीरियड था 73 BCE से लगभग 28 BCE तक का। तो ये दोनों जो एम्पायर हैं ना, ये मौर्यास के बाद में आए हुए हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि मौर्यास को क्षत्रिय नहीं बताया गया था, और जो शुंगास और कण्वास हैं उन्हें ब्राह्मण बताया गया है। यानी कि तीनों ही क्षत्रिय नहीं है, ना ही मौर्य, ना ही शुंगास और ना ही कण्वास। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पॉलिटिकल पावर है ना, वो किसी के लिए भी ओपन थी। मतलब हर कोई राजा बन सकता था, लेकिन शर्त क्या है, वो सपोर्ट जुटा सके और रिसोर्सेज जुटा सके। मतलब लोग जब सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो राजा बन ही नहीं सकता है। उसके पास में रिसोर्स नहीं होंगे तो वो लड़ाई कैसे करेगा ना, युद्ध कैसे करेगा। तो जो सपोर्ट को और रिसोर्सेज को गैदर कर सकता है वो राजा बन सकता है, उसके हाथ में पॉलिटिकल पावर आ सकती है। और इसीलिए बाय बर्थ जो है वो क्षत्रिय पर डिपेंडेंट होना ये रेयरली हुआ करता था। मतलब कि अगर कोई क्षत्रिय पैदा हुआ है तो ऐसा रेयरली होता था कि वो राजा बनता था। लेकिन हाँ, अगर वो भी रिसोर्सेज और सपोर्ट गैदर कर सकता है तो वो भी राजा बन सकता है। ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय नहीं बनते थे। मतलब हम ये देख रहे हैं कि क्षत्रिय भी बन सकते थे। ये ब्राह्मण बोलते थे कि क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, लेकिन नॉन क्षत्रिय किंग्स भी थे। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शुंगास और कण्वास का अभी हमने देखा जो कि ब्राह्मण्स थे। और कुछ एग्जाम्पल अभी हम आगे और देखने वाले हैं, जैसे कि शकास। ये जो शकास थे ना, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। मतलब ये इंडिया है, इंडिया के थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो सेंट्रल एशिया है। तो सेंट्रल एशिया से आए थे शकास। इनको इंडो सिथियंस भी बोला जाता था। तो स्टार्टिंग में इनका अंपायर जो है वो इतना फैला हुआ था, वेस्ट इंडिया में, अफगानिस्तान पाकिस्तान तक थोड़ा सा, और ये वेस्ट इंडिया। ठीक है, बाद में इनका एक्सपेंशन भी होता है इधर गुजरात तक, और इधर उत्तर प्रदेश बिहार तक थोड़ा सा एक्सपेंशन भी इनका हो जाता है। तो ये जो शकास थे, इनको ब्राह्मण्स ने मलेच्छा बोला, बारबेरियन बोला और आउटसाइडर बोला। मलेच्छ मतलब क्या होता है? मलेच्छ मतलब होता है जो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते हों, और जो ब्राह्मणिकल कस्टम्स थे उन्हें फॉलो नहीं करते हों, और इंडिया के बाहर से आए हों, यानी कि किसी और कंट्री से, किसी और रीजन से ये आए हैं, तो वो होते थे मलेच्छास। और इनको बारबेरियन भी बोला है, यानी कि ये असभ्य थे, इनका रहन सहन अच्छा नहीं था। और आउटसाइडर तो ये थे ही, यानी कि इंडिया के बाहर से आए थे। ये सब इन्हें ब्राह्मण ने बोला है। ठीक है, तो इनके बारे में इतनी खराब खराब बात तो कह ली ब्राह्मण ने, लेकिन हमने क्या देखा था, हमने एक इंस्क्रिप्शन पढ़ी थी जो कि संस्कृत की सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन में से एक थी, और वो थी रुद्रदामन की इंस्क्रिप्शन, या उसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि रुद्रदामन जो है, जो बेस्ट नोन शक रूलर है, लगभग 2nd सेंचुरी CE का ये रूलर रहा था रुद्रदामन। इसने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करवाया था। सुदर्शन लेक कहाँ है? सुदर्शन लेक है गुजरात में। तो इसने ये जो काम करवाया था सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराना, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो पावरफुल मलेच्छास थे वो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के साथ में फैमिलियर थे, यानी कि वो संस्कृत के बारे में जानते थे। ठीक है, तो एक और नॉन क्षत्रिय किंग के बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट एक और किंग बताया गया है, और वो है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये जो नाम लिखा गया है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, तो हिंदी में हम इसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में याद है हमने जब हम विमेन के गोत्र के बारे में पढ़ रहे थे तब भी बताया था मैंने कि जो गौतमी है वो फेमिनिस्ट गोत्र है गौतम का। तो ये जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है, ये सतवाहना डायनेस्टी का एक बेस्ट नोन रूलर रह चुका है। ये अपने आप को एक यूनिक ब्राह्मण बोलता था, यानी कि ब्राह्मण तो ये है ही है और इसके जैसा कोई दूसरा ब्राह्मण है नहीं, ये अद्वितीय है, यानी कि एक ब्राह्मण है ये। यहाँ पर भी प्राकृत लैंग्वेज यूज की गई है, एक ब्राह्मण।
तो इसे हम हिंदी में ब्राह्मण पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अपने आप को क्षत्रियों के प्राइड का डिस्ट्रॉयर बोलता है, यानी कि क्षत्रियों का जो घमंड होता है कि हम शूरवीर हैं, हम जो है योद्धा हैं, हम लड़ सकते हैं, तो उनका जो अभिमान रहता था, जो घमंड रहता था, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला ये खुद को कहता था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। और दूसरा, ये अपने आप को यूनिक ब्राह्मण कहता था। तो सतवाहना डायनेस्टी जो थी वो इस तरह से साउथ इंडिया में फैली हुई थी। इस रीजन को हम दक्कन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दक्कन में सतवाहना डायनेस्टी थी। अब जो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी है, वो ये क्लेम करता था कि जो 4 वर्णास है ना, उनके मेंबर्स के बीच में इंटरमैरिज नहीं होगी। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है और दूसरा क्षत्रिय है, ब्राह्मण कोई लड़की है और क्षत्रिय लड़का है, तो इनमें आपस में मैरिज नहीं होगी, इंटरमैरिज नहीं हो सकती है। ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के लड़के से ही शादी करेगी। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? यहाँ पर एंडोगेमी का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ना, अपने ही यूनिट के अंदर शादी करना। अब वो यूनिट यहाँ पर वर्ण है, तो इंटर मैरिज ना हो, इसको कौन इंश्योर करता है? इसको इंश्योर करता है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। पहली बात तो इसने ये कह दी, ठीक है। एक तरफ तो ये क्लेम कर रहा है कि इंटर मैरिज नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये रुद्रदामन की फैमिली में मैरिज अलायंस बना लेता है, यानी कि वहां पे जो है वो शादी कर लेता है, रुद्रदामन की फैमिली में से किसी एक लड़की से शादी कर लेता है ये। अब भले ही रुद्रदामन वर्ण सिस्टम में ना आता हो, लेकिन ये तो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है ना, और जो है वो आउटसाइडर की लड़की से शादी कर रहा है, तो इसने तो अपने ही रूल को तोड़ दिया, इंटर मैरिज वाले रूल को। तो यहाँ पर इसके बिहेवियर में थोड़ा सा विरोधाभास देखा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी का एग्जाम्पल जो हमने देखा, ये कास्ट का एग्जाम्पल है, यानी कि कास्ट के फ्रेमवर्क के अंदर अंदर जो इंटीग्रेशन था ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। कैसे कॉम्प्लिकेटेड था? क्योंकि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब इनमें इंटर मैरिज नहीं होगी, आपस में शादी नहीं होगी, तो ये अपना अलग अलग ग्रुप बनाएंगे ना, ब्राह्मण अलग रहेंगे, वैश्य अलग रहेंगे, क्षत्रिय अलग रहेंगे, ठीक है। जब मैरिज अलायंस ही नहीं रहेगा, तो ये आपस में ज्यादा इंटीग्रेट रहकर नहीं रहेंगे, तो इसीलिए कास्ट के फ्रेमवर्क के अंदर अंदर जो इंटीग्रेशन है वो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो कास्ट का यूज किया गया है वो बेसिकली वर्ण सिस्टम के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम ये दोनों अलग अलग हैं। वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशन के बेसिस था, जो कि बाद में बाय बर्थ कर दिया गया, और इसमें सिर्फ 4 वर्ण ही आते हैं। और कास्ट सिस्टम में कई सारी कास्ट आती हैं, कई सारी जातियां आती हैं, जो इन वर्ण के अंदर ही सब डिवाइडेड होंगी। जैसे यादव एक कास्ट होती है, बनिया एक कास्ट होती है, उसके अलावा राजपूत एक कास्ट होती है। तो कास्ट अलग सिस्टम है, ठीक है। तो पहली चीज हमने गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के बारे में ये पढ़ी कि ये खुद को ब्राह्मण बोलता था और इंटर मैरिज को डिस्करेज करता था, है ना। तो इंटर मैरिज तो इसने कर ली, रुद्रदामन की फैमिली में इसने शादी कर ली। उसके अलावा ये अपने आप को ब्राह्मण तो बोलता था, लेकिन ब्राह्मण के अकॉर्डिंग क्या बात थी कि किंग कौन बन सकता है? वही लोग किंग बन सकते हैं जो क्षत्रिय हों, लेकिन सतवाहना तो क्षत्रिय है ही नहीं, ये तो ब्राह्मण है। तो ये अपने आप को ब्राह्मण कैसे बोल सकता है जब ब्राह्मण के रूल्स ये फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। अगला, इसने जो 4 फोल्ड वर्ण ऑर्डर था, यानी कि वही 4 वर्ण जो थे, वो जो सिस्टम था, उसको अपहोल्ड करने का इसने क्लेम किया कि उस वर्ण सिस्टम को हम बनाए रखेंगे, उसमें इंटर मैरिज नहीं होने देंगे। लेकिन खुद मैरिज अलायंस में आ गया उन लोगों के साथ जो कि इस सिस्टम से एक्सक्लूडेड थे। रुद्रदामन एक शक रूलर था ना, और शक रूलर जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो वो वर्ण सिस्टम का तो पार्ट थे ही नहीं, लेकिन उनके साथ में इसने शादी कर ली। और एक इसका अलग बिहेवियर हमने ये भी देखा था कि ये एंडोगेमी प्रैक्टिस करते थे, यानी कि अपने ही ग्रुप के अंदर शादी करते थे। हमने देखा था ना कि एक सतवाहना रूलर की जो अलग अलग वाइफ्स थी, उनकी कई सारी वाइफ्स के जो गोत्र थे वो सेम थे, तो यहाँ पर एंडोगेमी प्रैक्टिस की जाती थी। लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या बताते हैं? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बताते हैं कि एक्सोगेमस सिस्टम होना चाहिए, यानी कि अपना जो ग्रुप है उससे बाहर शादी करनी चाहिए, अपने गोत्र से बाहर शादी करनी चाहिए, बट दे प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी। तो ये ब्राह्मण वाली कोई भी बात मान ही नहीं रहे हैं और अपने आप को ब्राह्मण भी क्लेम कर रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि बस मुझे छोड़कर, एक्सेप्ट मी, बाकी सब पर ये रूल लागू होते हैं। ये इनकी कहानी चल रही है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हमने वर्ण सिस्टम के बारे में जाना, जिसमें 4 वर्ण हमने देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे टॉप पर थे और शूद्र सबसे लास्ट में थे।
और ये सब क्या-क्या काम करते थे, इनकी क्या ऑक्यूपेशन हुआ करती थी, वो हमने देखा, क्योंकि ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ही वर्ण सिस्टम को क्लासिफाई किया गया था। फिर ब्राह्मण्स ने ये बोला कि जो क्षत्रिय हैं वही किंग्स बन सकते हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे, जैसे कि मौर्याज हो गए, शुंग, कण्वाज, शकाज हमने देखे, सतवाहनास भी देखे, जो क्षत्रिय नहीं थे, यानी कि ये नॉन क्षत्रिय किंग सब बने हैं, और सब कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। और एक ऐसा रूलर भी देखा, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, जो अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण तो बोलता है, लेकिन ब्राह्मण जैसा कोई काम नहीं करता है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।